नमस्कार। पिछले कल हमने जो है वो डिस्कस किया था HPTGT का जो है वो प्रीवियस पेपर, और ये पेपर हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था ताकि जो है वो अपकमिंग एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। यहाँ पर साइकोलॉजी का सेक्शन जो था वो बच गया था, तो आज साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन, इस बात की गारंटेड बात है कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो हैं वो लिंक होकर पूछे गए हैं पहले और आगे भी पूछे जाएंगे, यही हम मान सकते हैं। तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। अभी 106 क्वेश्चन नंबर से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो कौन सा एजुकेशन का सिस्टम जो है वो दिया गया था। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो है वो एजुकेशन को लेकर जो है वो अलग अलग जो है वो इन्होंने थॉट रखे थे। तो टीचिंग बाय एक्टिविटीज़ की एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए, टीचिंग थ्रू म्यूजिक के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए, और टीचिंग थ्रू मेडिटेशन, तो चिंतन के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए। ये तीनों ही जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो सिस्टम दिए गए हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। वैसे ही महात्मा गांधी जी ने जो है वो और भी एजुकेशन को लेकर जो है वो अपने जो है कमीशन दिए। अब एक कमीशन जो है वो है वर्धा कमीशन। वर्धा आयोग जो है वो 1937 का ये आयोग है। इसको 1937 में महात्मा गांधी द्वारा जो है वो प्रस्तावित किया गया था और डॉक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व वाली एक समिति द्वारा जो था वो जो है वो विकसित कर जो है वो शैक्षणिक सुधार जो है वो यहाँ पर दिए गए थे। तो वर्धा कमीशन भी गांधी जी से जुड़ा हुआ है, ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 107 में बोलते हैं एजुकेशन ऑफ चाइल्ड रियली बिगिंस। तो बोलते हैं एक बच्चे की जो शिक्षा स्टार्ट होती है वो कब से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो एक बच्चे की जो शिक्षा है वो स्टार्ट हो जाती है वंस ही टेक बर्थ। तो जब से बच्चा पैदा होता है तब से जो है वो सीखना स्टार्ट कर देता है, फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखता है। साइकोलॉजी में आपने पियाजे का नाम पढ़ा होगा। तो जीन पियाजे के द्वारा जो है वो कुछ जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस जो हैं वो दी गई हैं। उसके द्वारा 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी गई हैं। एक सेंसरी मोटर स्टेज आती है जो जन्म से लेकर 2 साल तक रहती है। एक प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है जो 2 से 7 साल तक रहती है। एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है जो 7 से 11 साल तक रहती है। और एक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है जो 12 साल से लेकर चलती है अगले सालों तक। ये जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है इसमें बच्चा जो है वो वर्ल्ड को ऑब्जर्व करता है और अपनी सेंसेस के थ्रू जो है वो समझता है अपने सराउंडिंग के वर्ल्ड को कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर करेगा, वो धीरे धीरे बोलेगा भी, अलग अलग चीज़ें करेगा। और ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें क्या होता है, देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज जो है वो बताई गई है। इसमें जो है वो बच्चा, उसके मन में विचार आने पर लगते हैं, उसकी जो थिंकिंग होती है मैक्सिमम टाइम इलॉजिकल थिंकिंग होती है, वो जो है वो प्रिटेंड करना स्टार्ट कर देता है, मतलब थोड़ी चालाकियां करना स्टार्ट कर देता है। वो नाटकों में भाग लेना स्टार्ट कर देता है, अलग अलग तरह के रोल प्ले करना स्टार्ट कर देता है। ईगो सेंट्रिक वो हो जाता है, अहंकारी टाइप में। आगे बोलते हैं जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है इसमें जो है वो लॉजिकली सोचना स्टार्ट जो है वो हो जाता है। वो अंडरस्टैंड करता है, सिलेबस भी आज के टाइम में उसी हिसाब से बनाया गया है और उस हिसाब से जो है वो आगे चलता है। एक फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आती है, इसमें बच्चा बड़ा हो जाता है। फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस भी आती हैं, फिर रीजनिंग भी आती है, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। तो ये स्टेजेस 4 रही जो जीन पियाजे के द्वारा जो है वो दी गई। आगे बोलते हैं यहाँ पर द कॉन्सेप्ट संस्कृतिसेशंस वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो बोलते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा का उपयोग प्रथम किसके द्वारा जो था वो किया गया था। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग जो सबसे पहले किया गया था वो M.N. श्रीनिवास के द्वारा जो था वो किया गया था। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और M.N. श्रीनिवास के द्वारा एक किताब भी लिखी गई है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है वो उस किताब का नाम है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। ये पुस्तक जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है और ये समकालीन भारत में जो है वो जाति व्यवस्था में दृढ़ता और परिवर्तन की पड़ताल जो है वो करती है। तो ध्यान रखना कि ये कास्ट इन मॉडर्न इंडिया किताब जो है वो किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है, M.N. श्रीनिवास के द्वारा ये लिखी गई। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं पेरेंटल इंडिफरेंसेस टू दी चाइल्ड्स बिहेवियर इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि बालक के व्यवहार के प्रति माता पिता की उदासीनता को क्या कहते हैं। देखो, पेरेंटल इंडिफरेंसेस टू दी चाइल्ड्स बिहेवियर इज कॉल्ड, जब बालक के व्यवहार के प्रति माता पिता की उदासीनता रहती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है वो विड्रॉल बोला जाता है, प्रत्याहार जो है वो उसको बोला जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द IQ स्कोर लाइज बिटवीन 99
टू 109 इज कंसीडर एज। तो देखिए IQ की अगर हम बात करते हैं तो 99 से लेकर 109 तक, 109 तक जो IQ रहता है बच्चे का, वो किस तरह का IQ रहता है, तो ये IQ जो है वो माना गया है कि एवरेज IQ ये है 99 से लेकर 110 के बीच में। अगर IQ के लेवल्स की हम बात करते हैं कि किस किस तरह के हैं, तो एवरेज रेंज जो IQ की बताई गई है वो 99 से लेकर 109 तक ही जो है वो बताई गई है। इससे पीछे जो है वो जो 115 से या फिर 110 से आगे जो IQ चलता है वो जो है वो एबव एवरेज बताया गया है। फिर 130 से ऊपर जो आता है वो गिफ्टेड और सुपीरियर बच्चे जो हैं वो होते हैं। और जो 90 से नीचे होता है IQ, वो जो है वो कैसा है, तो वो लो एवरेज आ जाता है, बिलो एवरेज आप उसको बोल सकते हैं। और 70 से लेकर 80 के बीच में IQ जो है वो बॉर्डर लाइन IQ जो है वो बताया गया है। तो ये IQ के अलग अलग लेवल हैं। आगे बोलते हैं मोटिवेशन कैन नॉट बी, तो बोलते हैं जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, वो कैसी हो सकती है, कैसी नहीं हो सकती। तो 111 का डी हो जाएगा। मोटिवेशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली, तो मोटिवेशन का निष्कर्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सूटेबल फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो बोलते हैं कि कौन सी विधि जो है वो दिव्यांग बालकों की शिक्षा हेतु सबसे उपयुक्त है। तो दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु जो है वो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, तो बिहेवियरल गाइडेंस मेथड जो है वो सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना आपने कि बिहेवियर गाइडेंस मेथड जो है वो जो लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन है उनके लिए सबसे मोस्ट सूटेबल बताया गया है। आगे बोलते हैं इन प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी द स्टिमुलस मस्ट बी, तो बोलते हैं कि व्यक्तित्व के प्रक्षेप्य परीक्षण में उद्दीपन होना चाहिए। तो इन प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी द स्टिमुलस मस्ट बी, ये जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, एम्बिगस होना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये ऐसे ही क्वेश्चन है कि इनको आप समझेंगे या फिर साइकोलॉजी डिटेल से पढ़ेंगे तब आप इजीली आंसर कर पाएंगे। हाँ, साइकोलॉजी के अगर आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप हमारे टेस्ट शीट्स के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। इसमें हमने साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो पढ़ रखे हैं, प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आप भी वहाँ से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कितनी टेस्ट शीट जो है वो साइकोलॉजी डेडिकेटेड रहेंगी अलग से, तो साइकोलॉजी की लगभग 3 टेस्ट सीरीजें जो हैं वो अलग से ही साइकोलॉजी डेडिकेटेड जो है वो हमने बनाई हैं ताकि हेल्प आपको मिल सके। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है। आगे बोलते हैं द फर्स्ट PhD इन एजुकेशन इन इंडिया वाज अवॉर्डेड बाय, तो बोलते हैं कि भारत में जो सबसे पहले PhD प्रदान की गई वो किसके द्वारा की गई। तो सबसे पहली जो PhD जो दी गई वो किसके द्वारा दी गई थी, तो वो जो है वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सी इसका बॉम्बे यूनिवर्सिटी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल प्रोवाइड मोर वैलिड इन्फॉर्मेशन, तो बोलते हैं कि अगर आपको ज़्यादा प्रमाणिक जो है वो जानकारी चाहिए तो आप कौन सा साधन अपनाना चाहिए। तो ज़्यादा प्रमाणिक आपको जानकारी चाहिए तो आपको इंटरव्यू मेथड जो है वो फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो इसका इंटरव्यू जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एनविसेजेस एजुकेशन एज, तो बोलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा को देखा। तो राष्ट्रीय जो एजुकेशन पॉलिसी आती है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आती है 1986 की, उसने जो है वो शिक्षा को कैसे देखा था, उसने नेशनल प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय प्रोग्राम के तौर पर जो था वो एजुकेशन को देखा था। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 की है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है वो एजुकेशन को नेशनल प्रोग्राम के रूप में देखा गया है। हाँ, अगर हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशन की पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ध्यान रखनी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है उसको किसने हेड किया ये भी पता होना चाहिए। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें कौन सी तरह का मेथड दिया गया और इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हेड की गई वो किसके द्वारा की गई, वो हेड की गई डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के द्वारा। ये 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है वो इससे पहले इसरो के चेयरमैन भी रह चुके थे और इनके द्वारा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हेड किया गया था। इस पॉलिसी में जो मेन जो बात कही गई जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, इसमें एक सिस्टम दिया गया, वो कौन सा सिस्टम था, इसमें जो है वो 5+3+3+4 का सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया गया। ठीक है, ये सिस्टम इसमें जो है वो डिज़ाइन किया गया और
ये 5+3+3+4 है क्या, इसमें 4 स्टेजेस जो है वो बनाई गई। ये जो पहला 5 बनाया गया, यानी कि 5 साल तक बच्चा जो है वो फाउंडेशनल स्टेज में जो है वो होगा। फिर उसके बाद जो है वो 5+3 मतलब 8 साल से लेकर 11 साल तक का बच्चा जो है वो किस तरह का होगा, वो प्रीपेरेटरी स्टेज में जो है वो होगा। और उसके बाद जो है वो 11 से 14 साल का बच्चा जो है वो मिडिल स्टेज में आएगा, और 14 से 18 साल का बच्चा सेकेंडरी स्टेज में जो है वो आएगा। मतलब जो 5 साल वाली ये एज है, इसमें जो है वो बेसिकली जो है वो खेलने वाली पढ़ाई जो है वो होगी, आपकी प्ले वे मेथड आपका रहने वाला है। जो 3 साल इनके 8 साल तक पढ़ाई आपकी रहने वाली है, वो एक्टिविटी बेस्ड डिस्कवरी लर्निंग इसमें जो है वो बताई जाएगी। फिर उसके बाद जो 11 से 14 साल वाली पढ़ाई जो है वो आएगी आपकी, या फिर इसके बाद वाली जो स्टेज है मिडिल स्टेज, उसमें जो है वो आप एक्सपेरिमेंट करना सीख जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो फ्लेक्सिबल होगा, चॉइस प्रमोट की जाएगी, मतलब आपके पास चॉइसेस होंगी कि आप ये नहीं तो ये पढ़ सकते हैं, ये नहीं तो ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब है इसमें। आगे बोलते हैं अ टीचर इन दी क्लास इज, तो बोलते हैं किसी कक्षा में एक शिक्षक जो है, एक क्लास की बात करते हैं तो कक्षा में शिक्षक जो है वो किसका काम जो है वो करता है। कक्षा में एक शिक्षक जो है वो एक लीडर, एक गाइड ऑफ ग्रुप जो है वो कहलाता है। अ लीडर एंड गाइड ऑफ ग्रुप जो है वो इसके रूप में काम करता है। आगे बोलते हैं अ टीचर शुड, तो एक शिक्षक को जो है वो क्या करना चाहिए। अगर हम शिक्षक के करने की बात करते हैं तो शिक्षक को जो है वो डू वट एवर इज नीडेड टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, उसको विद्यार्थियों के कल्याण में जो है वो जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए वो उसको उठाने चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों के अच्छे के लिए कदम उठाने हैं, परंतु कदम अच्छे होने चाहिए वो, और उनके मीन्स भी अच्छे होने चाहिए। मीन्स मतलब जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो स्टेप्स भी अच्छे ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी इलीगल वे में जाकर बच्चों के लिए अच्छे कदम उठा रहे हैं। आगे बोलते हैं वुड्स डिस्पैच कंटेन्स, तो बोलते हैं ये जो वुड्स डिस्पैच कमीशन है, हाउ मैनी पैराग्राफ, तो बोलते हैं इसमें कितने पैराग्राफ जो है वो हैं। तो वुड्स डिस्पैच कमीशन के बारे में तो अक्सर पढ़ा है, परंतु इसमें कितने पैराग्राफ हैं ये डेप्थ में पूछा गया है। इसमें 100 पैराग्राफ आते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। वुड्स डिस्पैच कमीशन की बात करते हैं तो ये 1854 में जो है वो कमीशन बनाया गया था, और चार्ल्स वुड्स की अध्यक्षता में इसको जो था वो बनाया गया था। अब इसमें कितने जो है वो पैराग्राफ थे, इसमें 100 पैराग्राफ जो था वो थे। मैग्ना कार्टा ऑफ जो है वो इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी जो है वो इसको बोलते हैं। और पैराग्राफ की संख्या आपने ध्यान रखनी है कि इसमें टोटल 100 पैराग्राफ जो था वो थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एजुकेशनल सुपरविजन हेल्प इन, तो बोलते हैं ये जो एजुकेशनल शैक्षणिक निगरानी होती है ये किसमें सहायता जो है वो करती है। तो अगर हम बात यहाँ पर एजुकेशनल सुपरविजन की कर रहे हैं तो वो जो है वो आपका जो है वो डायग्नोसिस में भी हेल्प करती है, रेमिडेशन इनके उपचार में भी हेल्प करती है, एनकरेजिंग प्रोत्साहन करने में भी जो है ये हेल्प करती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इन सभी में ही जो है ये एजुकेशनल सुपरविजन हेल्प करता है। आगे बोलते हैं माइक्रो टीचिंग इज द, तो बोलते हैं कि माइक्रो टीचिंग जो है वो क्या है। तो माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करते हैं, माइक्रो टीचिंग जो है वो एक स्केल्ड डाउन टीचिंग जो है वो आती है। ये निम्न सोपानी शिक्षा जो है वो आती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और आगे बोलते हैं इग्नू की स्थापना कब की गई थी। तो अगर हम इग्नू की स्थापना की बात करते हैं 1985 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। इग्नू का पूरा नाम क्या है? इग्नू का पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? इग्नू की स्थापना जो था वो हुई थी 1985 में, और इग्नू का पूरा नाम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो आता है। तो ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन आप याद रखिए। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।